नमस्कार। राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं डॉक्टर प्रतिभा गोस्वामी डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी भाषा के अंतर्गत इसके पूर्व के वीडियो में वाक्य के कुछ प्रकारों पर चर्चा की जा चुकी है। आज पुनः वाक्य के अंतर्गत शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना, इस चर्चा के अंतर्गत हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल या सामान्य वाक्य, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसके वाक्य कर्ता और क्रिया पर आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें सरल वाक्य कहते हैं। कर्ता को ही उद्देश्य और क्रिया को विधेय कहते हैं। सरल वाक्य में एक संज्ञा व एक क्रिया होती है। सरल वाक्य उद्देश्य और विधेय पर आधारित होते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में बच्चे उद्देश्य हैं और विद्यालय जाना विधेय है। सरल वाक्य के और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य होगा और पढ़ता है विधेय होगा। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं और संयुक्त वाक्य में आए हुए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। इसमें कोई भी उपवाक्य न छोटा होता है न बड़ा होता है, इसलिए इसे समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य प्रायः और, तथा, एवं, इसलिए, अतः, अथवा, लेकिन, किंतु, मगर, या, अथवा आदि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे प्रियंका दिल्ली जाएगी और पीयूष यहीं रहेगा। इस वाक्य में ध्यान दें, प्रियंका दिल्ली जाएगी, ये वाक्य यहाँ उपवाक्य है और ये अपने आप में पूर्ण है। आगे यह वाक्य और समुच्चय बोधक अव्यय के साथ अगले उपवाक्य से जुड़ा है, पीयूष यहीं रहेगा। यह उपवाक्य भी अपने आप में पूरा है और यह उपवाक्य और के साथ प्रियंका दिल्ली जाएगी इस उपवाक्य से जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण देखें, क्या सोचा था पर क्या हो गया। इसके भी दोनों उपवाक्य, क्या सोचा था पर क्या हो गया। क्या हो गया यह भी उपवाक्य है, क्या सोचा था यह भी उपवाक्य है और दोनों ही उपवाक्य पर समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं और ये जुड़कर संयुक्त वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। संयुक्त वाक्य के भेद। संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला संयोजक संयुक्त वाक्य, दूसरा विभाजक संयुक्त वाक्य, तीसरा विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और चौथा परिणामवाची संयुक्त वाक्य। इसमें सबसे पहले देखेंगे संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक संयुक्त वाक्य में उपवाक्य 2 कार्य व्यापार को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था, ये एक उपवाक्य है, और मेरी पत्नी आगरा, और समुच्चय बोधक अव्यय है, जिससे अगला उपवाक्य मेरी पत्नी आगरा, ये जुड़ रहा है और दोनों का कार्य व्यापार प्रदर्शित कर रहा है। मैं दिल्ली गया था, ये एक कार्य व्यापार हुआ और इसके जोड़ते हुए मेरी पत्नी आगरा, ये दूसरा कार्य व्यापार हुआ जो और के साथ जुड़ के
एक संयोजक संयुक्त वाक्य को बना रहा है। दूसरा उदाहरण है, आपके लिए खिचड़ी बनी है और मेरे लिए चावल। यह भी स्पष्ट है। तीसरा है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। जिन उपवाक्यों के बीच विरोधाभास का बोध होता है उन्हें विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। विरोधवाचक संयुक्त वाक्य प्रायः मगर, लेकिन आदि अव्ययों से जुड़े रहते हैं। जैसे, मैंने राम को समझाया पर वह नहीं माने। मैंने राम को बहुत समझाया पर वह नहीं माने। यहाँ पर जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है और यह उपवाक्य जो इसके बाद है वह नहीं माने, इसको जोड़ रहा है। लेकिन यह वाक्य भी कैसा है? विरोधाभासी है कि मैंने समझाया लेकिन वो नहीं माने। एक तरह का ये नकारात्मक उपवाक्य है। रीता को नहीं जाना था पर रमन ने उसे भेजा। यहाँ पे पहला ही नकारात्मक उपवाक्य है। रीता को नहीं जाना था पर रमन ने उसे भेजा। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं वाक्यों के जो प्रतिदिन जीवन में हमारे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि ये वाक्य के प्रकारों की किस श्रेणी में आता है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट होगा कि वाक्य के जो प्रकार हैं वो कितने रूपों में हैं, कितने भेद हैं। इसी क्रम में आगे देखेंगे परिणामवाची संयुक्त वाक्य। जब एक उपवाक्य से कार्य तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो तो वे परिणामवाची संयुक्त वाक्य होते हैं। ये उपवाक्य प्रायः इसलिए अतः आदि अव्यय से जुड़े रहते हैं। जैसे, उसके सिर में दर्द है इसलिए गृहकार्य नहीं किया। अब उसके सिर में दर्द है इसलिए, जो इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है, ये आगे बता रहा है कि सिर में दर्द है इसलिए गृह कार्य नहीं किया। प्रतिदिन के प्रयोग में इस तरह के वाक्य आते हैं, लेकिन ये संज्ञान में नहीं रहता है कि हम परिणामवाची संयुक्त वाक्य बोल रहे हैं। इसका और भी उदाहरण हो सकता है, आज मैं बहुत थका हुआ हूं इसलिए आज का काम कल कर लूंगा। आगे उदाहरण देखें, आज मन नहीं है अतः कल खेलेंगे। आज मन का न होना, आज के खेल को टालते हुए खेल को कल खेलने के लिए प्रस्तावित करना, ये आज मन नहीं है इस उपवाक्य का ये परिणाम है। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है जिसे प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं। मुख्य उपवाक्य के आश्रित एक या अनेक उपवाक्य होते हैं। इसके उपवाक्य की, जहां, जब, तब, जो, अगर आदि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में एक अंतर है कि संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, न वहाँ कोई प्रधान होता है और न वहाँ किसी के आश्रित कोई उपवाक्य होता है, वहाँ स्वतंत्र होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में थोड़ा सा अंतर यहाँ पे ये हो जाता है कि इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है जिसे प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं, और शेष जो भी उपवाक्य होते हैं वो मुख्य या प्रधान उपवाक्य के आश्रित होते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा इसको हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं वहीं गया था जहां आप रहते हैं। मैं वहीं गया था जहां आप रहते हैं। वाक्य से स्पष्ट है। राम वही मकान लिया जिसमें विनीत रहता था। पहले विनीत रहता था, राम ने उसी मकान को लिया। इसमें प्रधान या मुख्य उपवाक्य है
राम वही मकान लिया। पहले वाक्य में मैं वहीं गया था, ये प्रधान उपवाक्य है, जहां जोड़ रहा है दूसरे उपवाक्य को आप रहते हैं। अगला उदाहरण देखें। दीदी ने आदित्य से कहा कि मन लगाकर पढ़ना। दीदी ने आदित्य से कहा, ये प्रधान उपवाक्य है कि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़कर ये मिश्र वाक्य बना है, मन लगाकर पढ़ना। इस तरह के उदाहरण प्रतिदिन के जीवन में, प्रतिदिन के बोलचाल में हमारे सामने आते रहते हैं। कभी मिश्र वाक्यों का प्रयोग, कभी संयुक्त वाक्यों का प्रयोग करके हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। अब यह प्रश्न ये उठता है कि हम कक्ष में बच्चों को क्या वाक्य के इन प्रकारों को बताएं या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसी गतिविधियां कराते रहें जिससे बच्चे वाक्य के विभिन्न प्रकारों को जाने, न कि वो प्रकार किस श्रेणी में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। विभिन्न प्रकार के वाक्य के प्रकारों को बच्चे शुद्धता के साथ बोलना सीखें, त्रुटि रहित लिखना सीखें और वाक्यों को लिखते समय व्याकरणिक गलतियां न करें। शिक्षक का ध्यान कक्ष में हिंदी भाषा पढ़ाते समय यह विशेष रूप से होना चाहिए कि बच्चे जो भी पढ़ें, बोलें, लिखें वो शुद्ध हो, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका सही ज्ञान होने से अन्य विषयों को पढ़ने में भी छात्रों को मदद मिलती है। हम यहाँ पे देखेंगे कक्ष में ऐसी कौन सी गतिविधि कराई जाए जिससे बच्चे छोटे छोटे वाक्य लिखने में समर्थ हों, वाक्यों को बोलने में समर्थ हों। तो पहली गतिविधि देखेंगे, कक्षा के छात्रों का 3 समूह बना लिया जाए। 3 समूह क्यों? क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य के 3 ही भेद होते हैं। 3 समूह बना लिया जाए। दूसरा बिंदु देखें, प्रत्येक समूह को रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का नाम देकर वाक्य बोलने का अवसर दिया जाए। जो 3 मुख्य भेद हैं रचना के आधार पर, उन्हीं भेदों का नाम बच्चों को दिया जाए। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के यही 3 भेद हैं। बच्चों के समूहों को यही नाम दिया जाए और जो समूह जिस प्रकार के वाक्य के नाम वाला है उससे वैसे ही वाक्य बोलने का और लिखने का अभ्यास कराया जाए। अन्य दोनों समूहों से भी संयुक्त व मिश्र वाक्य बोलने का अभ्यास कराया जाए। जैसे राम स्कूल जाता है, यह सरल वाक्य है। इसी वाक्य को उस समूह के छात्रों से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कराया जाए जो समूह संयुक्त वाला है। वाक्य के संयुक्त प्रकार वाला जो समूह है उससे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कराया जाए। जैसे राम स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। यहां देखिए यह संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हुआ। अब संयुक्त वाक्य को ही पुनः मिश्र वाक्य में परिवर्तित कराएं और यह काम उस समूह से कराएं जिसे वाक्य का यह प्रकार नामित किया गया है। और परिवर्तित स्वरूप होगा, राम ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। इस तरह का अभ्यास तीनों समूह से बारी बारी से कराया जाए और एक समूह से जो अभ्यास करा लिया जाए तुरंत बदल दिया जाए। यदि एक समूह
मिश्र वाक्य वाला है तो उसे सरल कर दिया जाए, और जो संयुक्त वाला है उसे मिश्र कर दिया जाए, और जो मिश्र वाला है उसे संयुक्त कर दिया जाए। इस तरह से यह क्रम बदल के अभ्यास कराने से छात्र रुचि भी लेंगे और वाक्य के शुद्ध लेखन और उच्चारण में भी समर्थ होंगे। दूसरी गतिविधि देखें। विभिन्न प्रकार के वाक्य कार्ड बनाकर छात्रों के समूह कार्ड को वाक्य के प्रकार के अनुसार चुनने का अवसर दिया जाए। ये कार्ड बनेंगे 3 तरह के, जिसमें संयुक्त वाक्य होंगे, मिश्र वाक्य होंगे और सरल वाक्य होंगे। और छात्रों का 3 समूह बना है। कार्ड को बीच में फैला दिया जाए और तीनों समूह के छात्रों से बोला जाए कि इसमें से कार्ड चुनकर जो समूह बना सके। किसी ने 5 कार्ड उठा लिया जो सरल वाक्य का है, दूसरे समूह ने 4 उठाया जो मिश्र का है, और तीसरे समूह ने वो कार्ड चुना जिस पर संयुक्त वाक्य लिखे हुए हैं। यह क्रम तब तक कराया जाए जब तक कि बीच में फैले हुए सारे कार्ड छात्रों के द्वारा पूरे और सही न चुन लिए जाएं। दूसरी गतिविधि करा सकते हैं। अधूरे वाक्य कार्ड को छात्रों को पूरा करने के लिए दिया जाए। ऐसे वाक्य लिखें, चाहे वाक्य सरल हो, चाहे वाक्य मिश्र हो और चाहे वाक्य संयुक्त हो, उसे अधूरा लिखा जाए और शेष छात्रों को पूरा करने के लिए कार्ड दे दिया जाए, जिसे छात्र पेंसिल से या तो उसी कार्ड पे पूरा करें, अथवा इसका एक और तरीका हो सकता है, अपनी कॉपी पर उस अधूरे वाक्य को छात्र पूरा करके लिखें और लिखने के बाद उसे कक्षा के अन्य छात्रों को सुनाएं। आगे छात्रों से समूहवार पाठ्य पुस्तक से विभिन्न प्रकार के वाक्यों का चयन करके सूची बनवाई जाए। इससे 2 फायदे होंगे। पाठ्य पुस्तक के जो भी पाठ हैं छात्र उसको ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे पाठ की जानकारी होगी, प्रश्न के उत्तर को खोजने में उनको सहायता मिलेगी, और इसके साथ ही साथ उच्चारण शुद्ध होगा, लेखन सही होगा और छात्र रुचि के साथ हिंदी विषय को पढ़ेंगे। अगला देखेंगे। इसमें प्रतिदिन प्रत्येक समूह के किसी एक छात्र को वाक्य के प्रकार के अनुसार एक सकारात्मक वाक्य सुनाने का अवसर दिया जाए। अब इसमें लग रहा होगा कि हम ऐसा क्या करें, तो इसमें शिक्षक मार्गदर्शक का काम करेंगे, एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे और छात्रों से कोई सकारात्मक वाक्य, वो चाहे मिश्र वाक्य हो, वो चाहे संयुक्त वाक्य हो, चाहे वो सरल वाक्य हो, जैसे मैं पढ़ने के लिए विद्यालय आता हूँ, सीता गाना गाती है, इस तरह के वाक्य बदल बदल के प्रतिदिन छात्रों से बुलवाए जाए, जिससे छात्रों को ये लगे कि हिंदी एक बहुत ही रुचिकर भाषा है। इसी के साथ धन्यवाद।